गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज भूगोल विषय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटी का एमसीक्यू की बात कर रहे थे बच्चे। ठीक है, तो पॉलिटी का एमसीक्यू आप लोग का कल से स्टार्ट होगा 50 क्वेश्चन के। ठीक है, एमसीक्यूज तैयार हो गए हैं। और जो एमसीक्यूज होगा वो किस चैप्टर का होगा? तो चैप्टर होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, या हम कह लें संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, ये आपके चैप्टर का नाम होगा। और पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोगों को कुल कितने लोगों के बारे में पढ़ना था। हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो 4 पदाधिकारियों के बारे में, 4 ऑफिसर्स जो हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट, ठीक ना, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। और फिर हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चारों पदाधिकारियों को मैंने बच्चों पढ़ा रखा है। और इन 4 पदाधिकारियों से कुल 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बने हुए हैं। ठीक है, और कल उसकी क्लास होगी। और वो जो 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, सीएचएसएल, ठीक है, एसआई, तो ऐसे जो पेपर हैं उन पेपरों में पूछे हुए हैं ये। ठीक है, तो पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं लगभग। तो कुछ नए क्वेश्चन हैं। हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो मैंने बच्चों नोट्स दिया है आप लोग को, और जो मैंने आप लोग को क्लास दिया है, वीडियो जो प्रोवाइड कराया है, ठीक है, तो एमसीक्यू जो है कुछ क्वेश्चंस आप लोग को ऐसे मिलेंगे जो आपको ना वीडियो में मिलेगा और ना ही आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक, तो वहां पे आपको बिल्कुल ये कंप्लेन नहीं करना है कि सर ये चीज आपने नहीं पढ़ाया है, ठीक, या ये बात नोट्स में नहीं है। नहीं है, आप उसको नोट कर लेंगे। समझने में कहीं कोई दिक्कत होगा आप बताएंगे, मैं उसको समझा दूंगा अगले एमसीक्यू में। ठीक, मैं जब उसको डिफाइन करूंगा तो एक एक चीजों को पूरा अच्छे से समझा के आगे बढ़ूंगा, उसको डिफाइन करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये नहीं कि बस आंसर ऐसे बता दिया ABCD में कौन हुआ आगे बढ़ गया, नहीं। जहां समझाने वाली बात नहीं होगी वहां समझा देंगे, ठीक ना, मतलब नहीं समझाएंगे, सॉरी। ठीक, अब राष्ट्रपति का वेतन है तो अब राष्ट्रपति के वेतन में क्या कॉन्सेप्ट दूंगा? ठीक है, तो वहां तो सीधे सीधे बताना ही होगा ना कि इतना वेतन है राष्ट्रपति का, 5 लाख रुपए, ठीक, केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा, बस आगे बढ़ जाऊंगा। तो जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी कॉन्सेप्ट देंगे। बहरहाल हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में। ये चैप्टर आप लोग ध्यान रखें, ये पदाधिकारी, इनसे क्वेश्चन जो है कल आपके कराए जाएंगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग अपने विषय में आते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने जैसा कि बोला है कि हम लोग एसएससी जो है उसको फोकस करके पढ़ रहे हैं। ठीक, मतलब वनडे एग्जाम को फोकस करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वनडे एग्जाम को अगर फोकस करके पढ़ रहे हैं तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भूगोल जो है, ज्योग्राफी, इसका वर्गीकरण यूपीएससी के बेस पे दूसरी तरह से, ठीक है, परंतु वनडे लेवल पे इसके वर्गीकरण की बात करें, इसके शाखाओं की बात करें, तो यहाँ पे वर्गीकरण जो है वो अलग टाइप से है। ठीक है, तो वर्गीकरण में किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को त्रुटि निकालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सर जो है कि यूपीएससी में हमने ऐसे देखा था, यहाँ वैसे देखा था, उस बात से परेशान नहीं होना है। ठीक, वहां से आपके क्वेश्चन नहीं बनने जा रहे हैं कि कैसे जो है कितने पार्ट में वर्गीकरण है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। ठीक, तो हम लोग देखें जरा ज्योग्राफी की कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है ज्योग्राफी को। तो बच्चों देखो, ज्योग्राफी को मूलतः हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा हो जाता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और थर्ड हो जाता है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। ठीक है,
तो ये 3 पार्ट में हमारी भूगोल जो है बटे हुए हैं, यानी कि विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और आर्थिक भूगोल। ठीक, विश्व भूगोल और भारत का जो भूगोल है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विश्व भूगोल में भी बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं कि झील, लेक, ठीक ना, झील, माउंटेन, ठीक ना, माउंटेन, फिर हम कह ले प्लेट्यू, माउंटेन या चलो पर्वत, ठीक है, पठार यानी प्लेट्यू, ठीक है, डेजर्ट यानी मरुस्थल, रिवर यानी नदी। तो ये हम लोग देखेंगे, ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ठीक ना, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। तो इस सेक्शन को हम देखो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं भौतिक भूगोल, ठीक है, इसको बोलते हैं भौतिक भूगोल। अब इसी भूगोल में अगर विश्व भूगोल में अगर हम ये देखें कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है वो किस नाम से जानी जाती है, भारत जो है कितने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, या हम अमेरिका की बात कर लें, ठीक है, अमेरिका की बात कर लें, तो अमेरिका जो है किस कॉन्टिनेंट में है, तो नॉर्थ कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, कनाडा जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, मैक्सिको जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है। तो ऐसे जो बच्चों जो देशों के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक ना, ऐसे अगर हम देशों के बारे में देखेंगे, उनकी सीमाएं किस किस देशों को टच करती हैं वगैरह वगैरह, तो वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो वो आ जाएगा राजनीतिक भूगोल, ठीक है, राजनीतिक भूगोल। तो सेम कंडीशन बच्चों यहां भी है, ठीक है, भारत में अगर हम पर्वत, पहाड़, ठीक है, इसको अगर देखते हैं तो भारत का भौतिक भूगोल हो गया। और भारत में अगर हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर कि भारत का कौन सा राज्य जो है किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है, ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य बनाया हुआ है, भारत के कौन कौन से राज्य जो है नेपाल से टच करते हैं। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, यानी कि राजनीतिक भूगोल में। तो 2 वर्गीकरण जो यहाँ है वो वर्गीकरण यहाँ भी है। और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों इंक्लूड हैं। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी मतलब क्या कि भाई कौन कौन से जो है खनिज, कौन कौन से जो क्रॉप्स, ठीक है, मिनरल्स, क्रॉप्स वगैरह वगैरह, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं। जैसे मान लो पूछा विश्व में चांदी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठीक, विश्व में सबसे ज्यादा हीरा, सबसे ज्यादा सोना, अभ्रक कहाँ पे होता है, समझ रहे हो, आलू सबसे ज्यादा कहाँ होगा, चीनी सबसे ज्यादा कहाँ होगा। तो ये क्या हो गया, विश्व का, ठीक है, आर्थिक भूगोल। और यही चीज अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ लें कि भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा चांदी उत्पादक राज्य है, सबसे ज्यादा तेल उत्पादक राज्य है, तो इस टाइप के जो पॉइंट्स होंगे, ठीक, वो क्या हो जाएंगे भारत के आर्थिक भूगोल में। तो हम लोग स्टार्ट जो किया जाएगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाएगा, समझ रहे हो बच्चों। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल। और इस भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में, भौतिक भूगोल में सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा ब्रह्मांड, ठीक ना, ब्रह्मांड। अब ये जो हमारा ब्रह्मांड है कैसे निर्मित हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे बने, आकाश गंगाएं कैसी बनी, ये सारी बात जो है हम लोग देखेंगे, ठीक। और कभी कभी लोग इसको एक अलग विज्ञान के तहत लेते आते हैं, पूरा सौरमंडल हमारा जो है, समझ रहे हो, आकाश गंगाएं जो है, ब्रह्मांड हमारा जो है, इसको खगोल विज्ञान में इंक्लूड कर लेते हैं। परंतु जनरली हम लोग इसको ज्योग्राफी में ऐड करके पढ़ते हैं, ठीक है, खगोल विज्ञान अलग से किसी विषय के रूप में इसको नहीं पढ़ाता, ठीक। चलो तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में, ठीक। तो सबसे पहले कोई सब्जेक्ट हो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी विषय हो कहीं से आप स्टार्ट करो किसी चैप्टर को, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट हर चैप्टर में एक काम बड़ा नेसेसरी होता है, वो क्या है, उसका डिफिनेशन,
समझ रहे हो, डिफिनेशन जानना बच्चों बहुत जरूरी होता है। अमूमन आप देखोगे कि क्लासेज में कि डिफिनेशन वगैरह जो है उसकी चर्चा बहुत कम या ना के बराबर, ठीक है, और सीधे आ जाते हैं चैप्टर में। क्या चैप्टर स्टार्ट कर दिया, पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन वगैरह वगैरह, माउंटेन वगैरह, सीधा फर्स्ट डे की क्लास में। यहाँ कुछ बच्चों देखो ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सेक्शन जो है डिफिनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं इसको छोड़ना, ठीक है, इसको छोड़ना बहुत ही नुकसानदायक है। कैसे है, अभी इस बात को यहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूंगा तो अभी ये बात यहाँ पे समझ में आने लगेगी। वहां से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और बच्चे जो है उस क्वेश्चन को फिर कर नहीं पाते। क्यों, डायरेक्ट पढ़ा है उन्होंने, क्या, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना जो है उन्होंने उसको पढ़ा है, पृथ्वी की गतियां पढ़ा है, मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ रखा है। तो इस वजह से समस्याएं आती हैं, हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी से ही, ठीक है। भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा, तो क्या है भूगोल की परिभाषा, समझ लेते हैं। तो दो परिभाषाओं को बच्चों यहाँ पे मैं बताऊंगा, 2 या 3 परिभाषाओं को, ठीक ना, डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी में 2 या 3 मैं बताऊंगा, ठीक। वहां से क्वेश्चन उठते हैं, वही 2-3 चर्चा करेंगे, ठीक। जैसे जैसे एक सामान्य परिभाषा क्या है, एक सामान्य परिभाषा ये है कि, चल यहां देखते हैं, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ये 2 ग्रीक शब्द, ठीक ना, 2 ग्रीक, ठीक ना, ग्रीक यानी यूनान, यही का था सिकंदर, ठीक ना। तो जियो प्लस ग्रेफो, ठीक ना, जियो प्लस ग्रेफो, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा ज्योग्राफी। तो जियो का ग्रीक लैंग्वेज में जियो का अर्थ क्या है, तो ग्रीक लैंग्वेज में जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक। और ग्रेफो का स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन कह लें, ठीक। तो अब इन शब्दों को अगर देखें तो यहाँ पे जो परिभाषा निकल के हमारे सामने आ रही है वो क्या आ रही है, पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि हम कह ले कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है, ठीक। तो अगर ये बात अगर हम बोलते हैं तो ये बात पूरी तरह गलत जो है नहीं होगी, ठीक ना। तो अपने आप में पूर्ण परिभाषा तो नहीं है, ये बात क्लियर है, अपने आप में पूर्ण परिभाषा नहीं है, ठीक है, कि केवल पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, ठीक है, भूगोल है। क्योंकि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है, ठीक है, वायुमंडल है, वायुमंडल, तो वो वायुमंडल का भी हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक ना, वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, खगोल विज्ञान जो है उसको कुछ लोग ज्योग्राफी में नहीं ऐड करते हैं। तो खगोल विज्ञान यानी पूरा सौरमंडल वगैरह जो है, गैलेक्सी वगैरह, ठीक ना, कॉस्मोस, तो उसको अलग कर दिया, तो पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, तो भूगोल, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, शामिल करके चलते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन करना क्या है, भूगोल। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, यानी शब्दों के दृष्टिकोण से देखें तो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो रहा है, तो शाब्दिक अर्थ हो रहा है पृथ्वी का अध्ययन, ठीक ना, पृथ्वी का अध्ययन, ये हो गया शाब्दिक अर्थ। अच्छा, इसके अलावा भी कोई परिभाषा है क्या, ठीक, बिल्कुल है, परंतु उससे पहले कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लें। बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन बनेगा, बच्चे गलती कर देंगे। यहां देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जियो वर्ड जो है कौन सी भाषा का वर्ड है, ठीक है, क्या ग्रीक है या फ्रेंच है,
या ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश है, या फिर हम कह ले, या फिर हम कह ले उपरोक्त सभी, ठीक ना, उपरोक्त सभी। तो आंसर सामने है, ठीक, क्या ग्रीक लैंग्वेज है। जियो मतलब क्या, ठीक है, जियो जो है ये ग्रीक लैंग्वेज है। अच्छा, जियो का इसमें तात्पर्य क्या है, तो जियो का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो जियो का अर्थ है पृथ्वी, ठीक ना, जियो का अर्थ क्या है, अर्थ यानी पृथ्वी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया डेफिनेशन से ही कि जियो जो है ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहलाता है या क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी। और ग्रेफो का मतलब क्या होता है, तो ग्रेफो का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। ग्रेफो का मतलब क्या हो गया, ग्रेफो का मतलब हो गया अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी। तो दो क्वेश्चन बच्चों देखो यही बन गया, ठीक है। चलो, तो स्क्रीनशॉट लेना हो इसको ले लो, ठीक है। चलो, अच्छा, अब यहां एक व्यक्ति हैं टॉलेमी, ठीक है, टॉलेमी। अब ये जो टॉलेमी महाशय हैं इनका थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भूगोल, भूगोल पृथ्वी को, पृथ्वी को स्वर्ग से, स्वर्ग से देखा जाने वाला, देखा जाने वाला आभामय, आभामय विज्ञान है, विज्ञान है। अब ये डिफिनेशन जो है किसने दे रखा है, ठीक है, तो ये डिफिनेशन दे रखा है टॉलेमी ने, ठीक। तो टॉलेमी का चर्चा भी आगे आएगा, बहुत अच्छा, ठीक, देखा जाएगा इसका एक थियोरी भी अभी टॉलेमी का। तो ये टॉलेमी के अनुसार जो है परिभाषा हो गई, ठीक। बच्चों मैं क्या बोला, भगाना मत वीडियो को, समझ रहे हो ना, ये नहीं कि वीडियो को जो है फॉरवर्ड करने लगे कि हाँ थोड़ा जब ये है डिफिनेशन है इससे क्वेश्चन नहीं होगा, बनेगा क्वेश्चन, अभी बता रहा हूँ, ठीक ना। भगा के नहीं देखना, स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हो, ठीक ना, ये नहीं कि उसको जो है कि आगे बढ़ा दे, 10 मिनट आगे बढ़ा दे, समझ रहे हो, क्योंकि अभी बीच में ही क्वेश्चन बनेगा और भगाओगे तो फिर समस्या होगी, ठीक। मैंने जो है बता रखा है तुम लोग को कि छोटा मोटा टाइम नहीं हुआ मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है, लंबा समय हो गया। तो बच्चों की साइकोलॉजी जो है वो मुझे पता है, ठीक है, कब वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है, समझ रहे हो, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति का और चर्चा करेंगे। अब एक व्यक्ति कौन है, अब ये है स्ट्रैबो, स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो जो है इसका कथन क्या है, स्ट्रैबो का कथन देखो, ये कहता है कि भूगोल, भूगोल एक ऐसा, एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, विषय है जिसके, तब पूरा नहीं लिखूंगा बच्चों, डोंट वरी, जो इंपॉर्टेंट है उस बात को केवल नोट कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल तथा तथा वायुमंडल का अध्ययन, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। या हम कह लें, या हम कह लें कि जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, वायुमंडल तथा इस पर उपस्थित पर्वत, पठार, नदी, झील, इनका अध्ययन करना क्या है, भूगोल, ठीक है, भूगोल। तो ये परिभाषा जो है किसने दिया है, तो ये परिभाषा दे रखा है स्ट्रैबो ने, ठीक है बच्चों, ये परिभाषा दे रखा है स्ट्रैबो ने। तो ये क्वेश्चन तीनों जो है, तीनों पॉइंट्स जो है ये बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। चलो ठीक, अब देखो यहां तक की तो बात हो गई, ठीक।
अब आते हैं हम लोग भूगोल का पिता, ठीक ना, भूगोल का पिता। तो भूगोल के पिता में यहाँ ठीक ठाक बच्चों गलतियां होती हैं बच्चों से, देखो कैसे बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो ये एक हेडिंग डालेंगे, फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक ना, भूगोल के पिता। अब लग रहा होगा बच्चों कि सर भूगोल का पिता, अब इसमें हेडिंग डलाने वाली क्या बात थी? तो हेडिंग डलाने वाली बात है, क्यों? क्योंकि भूगोल के पिता में यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा बड़े कंफ्यूजन है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। ठीक, देखो है क्या कि फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें बच्चों, तो देखो एक व्यक्ति है जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता, भूगोल का पिता कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। परंतु देखो कुछ विद्वान जो हैं, कुछ विद्वान लिख सकते हैं ऐसे, कुछ विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी, हिकेटियस को भी भूगोल का पिता, भूगोल का पिता माना है, ठीक। तो कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी भूगोल का पिता माना है। तो अब समस्या यहीं पे फंस जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समस्या हो जा रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जा रही है कि हम किसको जो है आंसर माने। तो बच्चों देखो यहाँ पे आंसर हमको किसको मानना है, आंसर हमको मानना है इरेटोस्थनीज को। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो होगी वो क्या होगी, वो इरेटोस्थनीज, क्योंकि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने, ठीक ना, भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग। ठीक है, तो इन्होंने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया है, इसी वजह से इरेटोस्थनीज को माना जाता है भूगोल का पिता, ठीक ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी। परंतु कुछ विद्वान जो है हिकेटियस को भी भूगोल का पिता कहते हैं। तो अच्छा, अब अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों ऑप्शन एक साथ आ जा रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन में हम किसको जो है प्राथमिकता देंगे? तो प्राथमिकता हम किसको देंगे? इरेटोस्थनीज को। कहीं कोई शक नहीं रखना है बच्चों, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? इरेटोस्थनीज, ठीक। तो अब देखो कुछ विद्वान जो है हिकेटियस को भी पिता माने, तो जब ऑप्शन में इरेटोस्थनीज नहीं होगा उस परिस्थिति में हमारा आंसर क्या होगा? उस परिस्थिति में हमारा आंसर होगा हिकेटियस, ठीक ना। तो फर्स्ट हमको किसको चेक करना है? इरेटोस्थनीज। अब यहाँ एक क्वेश्चन बना देगा तो समस्या आ जाएगी, ठीक है। अगर हड़बड़ी किए, जल्दीबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को सॉल्व किया तो फिर गड़बड़ होना है। कैसे? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भूगोल का पिता किसे कहते हैं? ठीक, ऑप्शन ए टॉलेमी, ठीक है, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ठीक है, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी सभी, ठीक ना, ऑप्शन डी सभी। तो ये चार ऑप्शन हैं। देखो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस मैंने क्या बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, समझ रहे हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होके गलती नहीं करनी है। क्या कि हिकेटियस आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हिकेटियस और हेरोडोटस दोनों यहाँ पे मैच करते हुए दिख रहे हैं, ठीक। ऐसे कंडीशन में ये ना हो कि हम जल्दीबाजी में हेरोडोटस को आंसर लगा दें, ठीक है, आंसर लगा दें।
तो हेरोडोटस यहाँ पे हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो कौन होगा? तो यहाँ पे ये सभी की जगह ऑप्शन, सभी की जगह यहाँ पे कोई नहीं। ठीक ना, सभी की जगह यहाँ ऑप्शन रखना होगा कोई नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा आंसर क्या हो गया? कोई नहीं। यानी कि या तो भूगोल के पिता में हमको खोजना था किसे, या तो हिकेटियस को खोजना था या तो इरेटोस्थनीज को, तो ऑप्शन में दोनों नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या हुआ? कोई नहीं, यानी कि सब गलत है। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। ठीक, अच्छा आगे बढ़े आप जरा, आगे बढ़े। अब देखो अगले पॉइंट को देखें तो आधुनिक भूगोल का पिता। अब बच्चों ध्यान रखना, अब यहाँ पे चीजें बदल गई। अब क्या है? आधुनिक भूगोल, मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल का पिता। ठीक, पूरा नहीं लिखेंगे। तो आधुनिक भूगोल का पिता क्या है? ठीक, तो आधुनिक भूगोल के पिता जो है दो लोग, एक कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, और दूसरे जो है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, हमबोल्ट। ठीक ना, तो ये जो है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, ये और कार्ल रिटर, इन दोनों लोगों को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, आधुनिक भूगोल का पिता के किसे कहते हैं। हालांकि अभी तक वनडे एग्जामिनेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं देखा, प्रैक्टिस सेट में तो रहता है, ठीक है, परंतु अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों यहाँ से नहीं बना है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की बात हम लोग की क्लियर हुई। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं टॉलेमी पे। ठीक है, टॉलेमी पे, और आते हैं अरस्तु पे। अब टॉलेमी और अरस्तु, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो टॉलेमी की बात करते हैं। अच्छा, टॉलेमी को कहीं कहीं बच्चों ये टॉलेमी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो हम लोग को इन मुद्दों में नहीं उलझना है कि टॉलेमी सही है या टॉलेमी सही है, क्योंकि हिंदी के वर्तनी अशुद्धि में ये क्वेश्चन हमसे नहीं जा रहा है पूछने। ठीक, तो टॉलेमी जो है, अब ये क्यों आ गया, इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, टॉलेमी का एक सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? जियो सेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, यानी कि भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत। अब टॉलेमी का भू केंद्रीय सिद्धांत क्या है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ठीक, जैसे देखो बच्चों, एक समय ऐसा था ना, एक समय ऐसा रहा है कि जब हम लोग ये जानते थे कि हमारे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है वो क्या है? केंद्र में है। ठीक ना, तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह जो है इसका लगा रहे हैं चक्कर। ठीक है, लगा रहे हैं चक्कर। कुछ इस टाइप का बच्चों सीन था। ठीक है, कुछ इस टाइप का सीन था। ये हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक है, और यहां आ जाता है सन, बड़ा है इससे। ठीक, सन, और यहां मैंने बताया और ग्रह। ठीक ना, तो ये क्या है? ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, किसका? ये चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। ठीक ना, ये चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। ऐसा कुछ हम जानते थे, ऐसा कुछ हम जानते थे, जो कि पूरी तरह गलत बात थी। ठीक ना, पूरी तरह गलत बात थी कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य और बाकी के ये जो ग्रह हैं, ग्रह ये क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। ठीक, ये बात किसने बताया? टॉलेमी ने बताया। अब टॉलेमी ये बात कह रहे हैं कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, तो इस बात को लोगों ने माना और ये गलतफहमी 1000 सालों से ज्यादा समय तक जिंदा रही। 1000 सालों से ज्यादा समय तक ये गलतफहमी बनी रही कि पृथ्वी केंद्र में है।
ठीक है, ये गलतफहमी बना रहा। बाद में इस गलतफहमी को तोड़ेगा कौन? कॉपरनिकस तोड़ेगा। किस सिद्धांत के द्वारा? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, उसके द्वारा तोड़ेगा। तो यहां क्वेश्चन बन गया कि सर्वप्रथम ये बात किसने बोला कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य और अन्य ग्रह इसका क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो किसने बोला है? तो टॉलेमी ने बोला है। ठीक, टॉलेमी ने किस सिद्धांत के आधार पर बोला है ऐसा? तो टॉलेमी ने किस सिद्धांत के आधार पर बोला है? जियोसेंट्रिक थियरी, यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉपरनिकस पे। तो कॉपरनिकस का अगर देखें हम लोग, तो कॉपरनिकस का सिद्धांत जो है हेलियोसेंट्रिक थियरी, यानी हम कह ले सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो देखो, मैंने बताया कि ये सिद्धांत बच्चों 1514 ईस्वी में, 1514 ईस्वी में ये सिद्धांत आया। तो कॉपरनिकस ने पहली बार दुनिया को ये बताया कि नहीं, हम लोग एक बात अभी तक पूरी तरह गलत जान रहे थे, और वो बात क्या थी कि पृथ्वी केंद्र में है। ऐसा नहीं है। केंद्र में कौन है? तो केंद्र में तो सूर्य है। ठीक है, केंद्र में सूर्य है, और ग्रह उपग्रह यानी कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह, ये क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं किसका? सूर्य का। ठीक ना, सूर्य का। तो अन्य जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं किसका? सूर्य का। ये बात किसने बताया? ये बात बताया कॉपरनिकस ने। ठीक ना, कॉपरनिकस ने। तो सेंटर में सूर्य है, इसलिए हेलियोसेंट्रिक थियरी, यानी कि क्या? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो सेंटर में सूर्य, और इसका चक्कर जो है ग्रह और अन्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं और उपग्रह, ये लगाते हैं इसका चक्कर। तो ये सर्वमान्य सिद्धांत। तो ये गलतफहमी जो है 1000 सालों से ज्यादा बनी रही कि पृथ्वी केंद्र में था। तो कॉपरनिकस ने क्या किया? इस गलतफहमी को तोड़ा। ठीक है, इस गलतफहमी को तोड़ा। ठीक, अब इसमें एक व्यक्ति का और नाम ले लें, एक व्यक्ति का और नाम ले लें। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम हो जाता है बच्चों अरस्तु, एरिस्टोटल। अब ये अरस्तु क्या कर रहा है? तो देखो, अरस्तु ऐसा पहला व्यक्ति है, अरस्तु ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक, पृथ्वी गोल है। तो अब समझना, अब लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? पृथ्वी गोल है, अगर ये बात बता दिया अरस्तु ने, तो कौन सी बहुत बड़ी बात बता दिया? बताया, बहुत बड़ी बात बताया। क्यों बताया? समझना। बड़ी बात इसलिए बताया क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, क्या कहीं से हमको ऐसा फील होता है क्या कि हम लोग अगर 1000 किलोमीटर अगर कहीं चले गए, या मैंने कहा 5000 किलोमीटर चले गए, तो 5000 किलोमीटर जाने के बाद ऐसे गया, ये गया ऐसे, और इसके बाद से चूंकि पृथ्वी गोल है तो ऐसे गया, और ऐसे जाने के बाद से ये क्या है, फिर वापस जो है ऐसे निकल के ये आ गया। कुछ क्या इस टाइप का कुछ सीन देखा है क्या? नहीं। तो जब ये नहीं है ऐसा, तो फिर कैसे बता पाया अरस्तु की पृथ्वी गोल है, यानी कि अपने आप में बड़ी बात है। ठीक, फिर एक दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा क्या कि सर बताया, हम लोग भी तो जानते हैं यार, उस समय साइंस इतना आगे नहीं था, विज्ञान इतनी उन्नति नहीं किया था। हम अपने हमारे उस समय तो हमारे पास जो है बाइक तो थी ही नहीं, सारी बात छोड़ दो, साइकिल नहीं था। जिस समय साइकिल नहीं था, उस समय हम धरातल से ऊपर कैसे उड़ सकते हैं? तो जब साइकिल नहीं है तो फिर रॉकेट, एरोप्लेन इम्पॉसिबल बात हो गई। तो अगर रॉकेट, एरोप्लेन ये सारी चीजें नहीं हैं, तो हम अपना धरातल छोड़ के ऊपर जा नहीं सकते हैं। वायुमंडल जो हमारा है इसको पार नहीं कर सकते हैं। तो जब वायुमंडल पार नहीं कर पाओगे, तो फिर पृथ्वी को तुम दूर से देख कैसे पाओगे?
तो अब अरस्तु ने ये बात बताया, वो भी क्या, ईसा पूर्व 330 ईसा पूर्व, लगभग एक्यूरेट टाइम जो है थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना, ठीक ना, 330 ईसा पूर्व के लगभग। ईसा पूर्व मतलब क्या, आज 2023 जो चल रहा है ना, ये ऐड कर लो और 330 जो है पीछे और ऐड कर लो, ठीक है। तो 2500 साल पहले बताया, 2500 साल पहले साइकिल भी नहीं था, और हम लोग को ऐसा भी नहीं फील होता है कि गए हैं ऐसे जो है वापस आ जाते हैं। किस बेस पे बता दिया, कोई जानकारी नहीं। कुछ लोग अपने अपने अनुसार जो है कल्पनाएं करते हैं, बताते हैं और जोड़ देते हैं कि अरस्तु ने ऐसा बोला था। पता नहीं, इसकी पुष्टि तो जो है हो नहीं पाती है कि एरिस्टोटल जो है वास्तव में ये उदाहरण दिए थे कि नहीं दिए थे, क्या उदाहरण दिया था उन्होंने। तो कहा जाता है कि अरस्तु ने बताया कि उनका अनुमान ऐसे लगा कि पृथ्वी हमारी गोल है, कि सामने देखते थे सूरज जो है उग रहा है, उगने के बाद यही सूरज जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यही सूरज जो है पीछे गया, ठीक है, और पीछे जाने के बाद ये डूब गया, फिर सुबह जो है वहां से निकल जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसे गया है और पीछे आके अगर ये डूब रहा है, तो इसका मतलब जो है ये फिर नीचे से ही ऐसा आया होगा। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं, परंतु क्या है सही नहीं पता, ठीक है। इस बारे में कोई जो है सटीक जानकारी, सही जानकारी किसी के पास नहीं है, ठीक। तो किस बेस पर अरस्तु ने बताया था पृथ्वी गोल है, ये नहीं मालूम, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बनाया कि पहली बार ये किसने बोला कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पहली बार ये किसने बोला कि पृथ्वी गोल है। तो पहली बार बोला था पृथ्वी गोल है किसने, अरस्तु ने। बात क्लियर। और कॉपरनिकस का ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, इसको देख लो बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक की बात हो गई बच्चों, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और बात देखें, और वो बात क्या होगी, वो होगा ब्रह्मांड का निर्माण, ठीक ना, ब्रह्मांड का निर्माण। अब प्रश्न उठेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक ना, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो हम लोग ब्रह्मांड के निर्माण को देखते हैं। तो ब्रह्मांड निर्माण में बच्चों देखो, जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है हम उसकी चर्चा केवल करेंगे, और उसको आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक। क्या है वो सिद्धांत, तो उस सिद्धांत को बोलते हैं बिग बैंग। बिग बैंग, ठीक ना, बिग बैंग, या हम कह लें महाविस्फोट, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक ना। तो बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक। अब ये क्या है, इस बातों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक बात यहां जान ले, ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसने दिया। तो बिग बैंग सिद्धांत इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हैं जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर, या इन्हीं को जॉर्ज लेमेंट्रे भी बोलते हैं, ठीक। तो मैंने इसके पहले भी बताया कि बहुत शब्दों में नहीं उलझना है बच्चों, क्योंकि इन शब्दों को लेके हिंदी में वर्तनी अशुद्धि नहीं पूछने वाला है, ठीक है, कि ये शब्द दे दिया, बोला कि बताओ कौन से शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन के पूछे जाने का भी एक दायरा है, समझ रहा हूं, ये नहीं कुछ भी उठा के पूछ लिया। ऐसे तो बहुत से अंग्रेजी नाम है, गड़बड़ गड़बड़, पता चला वर्तनी अशुद्धि में अगर देने लगा तब तो फिर सबका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंटेयर या जॉर्ज लेमेंट्रे ये नाम आता है। तो जॉर्ज लेमेंट्रे जो है इन्होंने दिया है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। परंतु इससे पहले एक व्यक्ति का नाम ले लें हम, और इसको हम यहां किनारे देखें जरा। तो एक व्यक्ति है ये एडविन हबल, ठीक। तो एडविन हबल जो हैं ये 1920 में ये क्या किए, ये टेलीस्कोप से इन्होंने देखा कि सूर्य जो है
सूर्य वो अपनी आकाशगंगा से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूर हो रही है। ठीक, तो इन्होंने 1920 में बताया कि हो क्या रहा है, सूर्य आकाशगंगा से और पृथ्वी जो है सूर्य से दूर हो रहा है। अब इन्होंने बता दिया, फिर क्या होता है। अब आ जाते हैं ये महाशय जॉर्ज लेमेंटेयर। अब ये जॉर्ज लेमेंटेयर क्या करने वाले हैं, अब ये करने वाले ये हैं कि ये वर्ष 1966 में, ठीक ना, ये 1966 में अब ये क्या करेंगे, ये बिग बैंग सिद्धांत देंगे और कहते हैं कि बिग बैंग के द्वारा ही क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो लोगों ने पूछा अच्छा बिग बैंग है क्या, तो अब इन्होंने बिग बैंग को बताया क्या, अभी उसको मैं समझाता हूं। परंतु फिर होगा क्या, ये जब बताएंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग विस्फोट से हुआ है, बिग बैंग, ठीक, तो लोगों ने इनसे पूछा कि अच्छा ये बिग बैंग हुआ कैसे। तो अब इस बात को समझाएगा कौन, तो इस बात को समझाता है रॉबर्ट वेगनर। क्वेश्चन क्या बना कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया। अच्छा, बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि किसने किया, तो बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि रॉबर्ट वेगनर ने किया। ठीक, रॉबर्ट वेगनर ने किया। अब ये बिग बैंग है क्या, अब ये बिग बैंग है क्या, हम लोग ये समझें। ठीक, तो देखो थोड़ा सा यहां बच्चों आए वापस इधर, तो देखो यहां ये मैं एक, चलो पहले एक एग्जाम्पल, पहले थोड़ा सा चीजों को समझाना जरूरी है, वरना लगेगा कि सर ये तो बहुत अनहोनी बात बता रहे हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझो कि जैसे हम लोग का एक मोहल्ला है, ठीक ना, कॉलोनी, बड़ा लगता है, चलो छोड़ो ये नहीं बड़ा लगा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बड़ा लगता है, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, ठीक है, झांसी, रायबरेली, ठीक, ये बड़ा है। अब ये जिला जो बड़ा है हमारा, तो इससे बड़ा फिर क्या है, राज्य, प्रांत हमारा स्टेट। यहां से देखें तो, यहां से देखें तो मोहल्ला ये एक बड़ा हो गया। इससे बड़ा कौन हो गया, इससे बड़ा हो गया हमारा, कई मोहल्लों को मिला के बन गया है जिला, ठीक ना, और फिर कई जिलों को मिला के क्या बन गया है, देश बन गया है। ठीक, और कई देशों को मिलाने के बाद एक ऐसा स्थल खंड जिसमें कई देश हैं, ठीक है, कई देश हैं, मानव उस पर निवास कर रहा है, वो क्या हो गया, तो वो हो गया महाद्वीप। तो जैसे हम लोग को पता है कि हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक, महाद्वीप, और ये 7 महाद्वीपों को और प्लस महासागरों को जोड़ने के बाद क्या बना है, हमारा ग्रह बना है, यानी हमारी पृथ्वी। अब हमारी पृथ्वी जैसे कई जो है, हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह, ठीक, हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह एक सूर्य में है, एक सूर्य में है। तो अब देखो, तो पृथ्वी जैसे कई ग्रह सूर्य में है, यानी कि हम बात कर लें कई ग्रहों को मिला के निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ है, सूर्य का। ठीक है, सूर्य का। और सूर्य के बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो सूर्य के बाद क्या आ जाता है, आकाशगंगा, आकाशगंगा। ठीक है, तो आकाशगंगा, अब देखो एक जो आकाशगंगा होती है, इस एक आकाशगंगा में 100 अरब से ज्यादा, 100 अरब से ज्यादा तारा है। ठीक है, 100 अरब से ज्यादा तारा। ठीक, तारा यानी सूर्य, तो ये बात याद रखना, सूर्य और तारे में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। ठीक ना, सूर्य और तारा दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, तो ये एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा, और इसके बाद आ जाता है बच्चों क्या, ब्रह्मांड। इसके बाद आ जाता है ब्रह्मांड। अब हमारे एक ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा क्या हैं, 100 अरब से ज्यादा हैं आकाशगंगाएं, आकाशगंगा। तो अब थोड़ा सा समझो जरा, हमारा एक मोहल्ला कितना बड़ा है। ठीक है, हमारा एक मोहल्ला कितना बड़ा है, इस मोहल्ले से
कितना बड़ा है जिला, कई मोहल्लों को मिलाने के बाद एक जिला बना है, और फिर कई जिलों को मिलाने के बाद एक देश का निर्माण होता है, और कई देशों को मिलाने के बाद एक महाद्वीप, और कई महाद्वीपों को मिलाने के बाद एक ग्रह का निर्माण होता है, जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी। ठीक, और ये पृथ्वी जैसे न जाने कितने ग्रह, हमको लगता है ना, हम लोग को लगता है ना कि हमने इतने ग्रह खोज लिए हैं, अभी बहुत ग्रह होंगे, ग्रहों की संख्या भी कितनी होगी कोई नहीं जानता। एक सूर्य जो है कितने ग्रहों को, कितने उपग्रहों को, उल्का पिंडों को, ठीक है, अपने साथ खींचा हुआ, उनको नचा रहा है अपने फोर्स में। सोच लो सूर्य कितना बड़ा होगा, कितना शक्तिशाली है सूर्य। ठीक है, यही तो बात हो रही थी कि टॉलेमी क्या बोला कि केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो भूगोल का सिद्धांत है, ठीक ना, भूगोल के सिद्धांत के अनुसार जो चीज जितनी बड़ी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो पृथ्वी सूर्य से बड़ी तो है नहीं, तो फिर पृथ्वी सूर्य को कैसे नचा सकता है, खुद नाचेगा, उसको नहीं नचा सकता। बात समझ में आ रही है ना। तो जो वस्तु जितनी बड़ी उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा, तो जो प्लेनेट जितना बड़ा, जो आकाशीय पिंड जितनी बड़ी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना बड़ा। तो अब यहां देखो कि सूर्य हमारा कितना बड़ा है, तो अब सोचो आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी कि ये आकाशगंगा एक आकाशगंगा जो है, इस एक आकाशगंगा में देखो 100 अरब सूर्य हैं, एक आकाशगंगा में 100 अरब सूर्य हैं, अंदाजा लगा लो कि अब आकाशगंगा कितनी बड़ी है। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, जब कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, तो ये कितना बड़ा होगा, अपने आप में अंदाजा अब लगा, ये इमेजिन हो गया। ठीक, अब वापस आते हैं, ठीक है, वापस आते हैं। अब देखो क्या है, अब क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा ब्रह्मांड, अब कल्पना कर लीजिए कि ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये कहा जाता है एक मटर के दाने के शेप में, ठीक है, मटर के दाने के शेप में, आकृति में, ये क्या था, पूरा ब्रह्मांड हमारा समाहित था। ठीक, और उस समय हमारी पृथ्वी पर ना ही स्थान का जन्म हुआ था, ना ही किसी वस्तु की उत्पत्ति हुई थी, और ना ही समय की उत्पत्ति हुई थी, ना ही समय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, तो कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था। अब ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक बात हो गई, बिल्कुल बिलीव ना होने वाली बात हो गई कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड छोटे से बिंदु में, मटर के दाने की आकृति में कैसे समाहित होगा। लग रहा है ना आश्चर्यजनक, बिल्कुल, जब मैंने भी जाना मुझे भी लगा, समझ रहे हो। तो ये माना जाता है ऐसा, तो हम लोग ये भी तो जाने 1000 वर्षों से अधिक समय तक कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगाता है। अभी ये मान रहे हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण हमारा जो है ऐसे हुआ है, छोटे से बिंदु में समाहित था। हो सकता हो आगे चल के कोई नई शोध हो और पता चले कि नहीं, ये सिद्धांत तो गलत था, परंतु अभी के लिए माने तो यही है। तो पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से केंद्र में समाहित था। कब था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था। और इसमें तापमान, दबाव, घनत्व इतना ज्यादा था कि इसमें क्या होता है, अचानक एक विस्फोट होता है, ठीक ना। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा था, कहते हैं अनंत था, उसको मापा ही नहीं जा सकता है, इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर था, इतना ज्यादा इसकी ग्रेविटी थी कि मापा ही नहीं जा सकता है, अनंत है। समझ रहे हो। तो ये इस तरह, तो अब क्या हुआ, इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो अब देखो ये होगा क्या, जहां इसको बीच में ले आते हैं तो ये ऐसे, तो अब इसी में क्या होता है बच्चों, इसी में होता है विस्फोट, ठीक है, इसी में विस्फोट होगा। और विस्फोट के बाद यहाँ पे, ठीक है, ये इसके मैटर्स जो हैं ये क्या होगा, चारों तरफ ब्रह्मांड में फैल जाएंगे, ठीक ना,
चारों तरफ ब्रह्मांड में इसके मैटर जो है ये फैल जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि बम विस्फोट अगर होता है, तो बम अगर विस्फोट हुआ तो देखा करो दिवाली के मौके पे अगर हम लोग बम बजाते हैं तो उसके टुकड़े जो है सब क्या होता है, चारों तरफ फैल जाते हैं। नीचे क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि भाई नीचे तो धरातल है, रोक लेगा ना। अगर इसी को अगर किसी डंडे में ऐसे बांध के उसके बाद ऊपर करके अगर जला दिया जाए तो फिर नीचे भी जाएगा उसका टुकड़ा, ऊपर भी जाएगा, दाएं बाएं यानी चारों तरफ। बात समझ में आई? तो इस तरह से क्या हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ये बात बोला किसने, ये बात बताया किसने, जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक छोटे से बिंदु में समाहित था, ठीक है, और इसमें तापमान, दबाव, घनत्व, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा था कि जिसको मापा ही नहीं जा सकता है, अनंत था। और इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद, ठीक है, ब्रह्मांड का हमारे निर्माण हुआ। तो अब इसी बात को क्या करेंगे रॉबर्ट वेगनर महोदय, ठीक है, तो रॉबर्ट वेगनर साहब क्या करेंगे, इस बात को साबित करेंगे कि जॉर्ज लेमेंटेयर सही बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? जॉर्ज लेमेंटेयर सही बोल रहे हैं, ये बात साबित करने का प्रयास करेगा रॉबर्ट वेगनर। इसीलिए तो पीछे यहां आंसर बना कि जॉर्ज लेमेंटेयर के, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि किसने किया। पुष्टि करना मतलब क्या, कि किसने साबित किया, किसने साबित किया कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है, महाविस्फोट से हुआ। पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था, और जब इसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद, ठीक है, मैंने क्या बताया कि अभी विस्फोट के पहले ना ही स्थान था, ना ही कोई वस्तु का जन्म हुआ था, ना ही समय। तो भाई सिंपल बात है कि आज हमारे और तुम्हारे बीच में दूरी है, तो दूरी है, ठीक है, तो स्थान एक मिला, ठीक है, प्लस जो है मैं चल के आऊंगा अगर तुम्हारे पास तक तो कुछ समय लगेगा, तो समय आज है, परंतु उस समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यार जब कह रहे, बात को समझना, थोड़ा सा यहां थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है बात को समझने की, कि जब एक बिंदु है, एक पॉइंट है, अगर ये एक पॉइंट है, अब ये बताओ ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में कहां से क्या दूरी बना लोगे, ठीक ना। तो पॉइंट का हम लोग को मालूम है ना, ऊंचाई, लंबाई, ठीक ना, चौड़ाई, इसका बिंदु का कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ होगा नहीं तो उसमें दूरी कहां से मेजर करोगे? जब दूरी नहीं मेजर होगा तो स्थान भी नहीं आएगा। भाई स्थान है तब तो दूरी है, और अगर स्थान है, दूरी है, तो उसको तय करने के लिए समय लगेगा। तो जब है ही नहीं ऐसा कुछ तो क्या हो, तो बिग बैंग में 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, और ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। और इस ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी चीजों के निर्माण के लिए 3 चीजें उत्तरदायी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कहते हैं कि बिग बैंग विस्फोट जब हुआ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्होंने क्या किया, इनका जन्म हुआ, और इन्होंने क्या किया, अन्य चीजों की, ठीक है, उत्पत्ति की। तब जाके वस्तुओं का निर्माण हुआ, वस्तुओं का निर्माण हुआ। समझ रहे हो? तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, यही किसी भी चीज के जन्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ रहे हो? तो अब बच्चों यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि रॉबर्ट वेगनर महोदय कैसे साबित कर दिए, तुम कैसे साबित कर दिए कि जॉर्ज लेमेंटेयर ने सही कहा था कि बिंदु में समाहित था। वास्तव में बच्चों साबित किया है इसने, ठीक है, वास्तव में रॉबर्ट वेगनर ने साबित किया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो क्या है, एक छोटे से बिंदु में समाहित था। जॉर्ज लेमेंटेयर के सिद्धांत को साबित किया। कैसे साबित किया, ये हम लोग कल के वीडियो में जाना जाएगा, क्योंकि अभी जब साबित करने में इसको मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक ना, साबित करने का प्रयास करूंगा, तो फिर वहां तुम लोग को प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम होने लगेगी? क्योंकि 1 घंटे हम लोग के लगभग हो चुके हैं, समझ रहे हो, 1 घंटे लगभग हम लोग के होने वाले हैं, 2-4 मिनट कम होगा। तो अभी जब समझाऊंगा ना तो अभी आधे घंटे और लगेंगे, 20 मिनट और लगेगा, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है फिर भगाने लगोगे, तो भगाना नहीं है। मैंने क्या बोला, पेशेंस बना के रखो, ठीक है।
तो हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं। कल की क्लास में समझा जाएगा कि कैसे पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में था। ठीक है, जो हमारा मोहल्ला, जिला, हमारा राज्य इतना बड़ा, इतना हमारा देश इतना बड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश इतना बड़ा, रसिया विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश वो इतना बड़ा। ठीक है, ये सब तो छोड़ो, पूरा सूर्य वूर्य सब क्या है, एक छोटे से बिंदु में समाहित है। ये कैसी पॉसिबल है? ठीक है, तो इसको कल हम लोग साबित किया जाए, देखा जाएगा। ठीक है, कि रॉबर्ट वेगनर ने क्या क्या तर्क इसमें दिए थे, समझ रहे हो? तो कल एमसीक्यू जो होगा 50 क्वेश्चन, 4 पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ठीक ना, 4 पदाधिकारी। यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर का नाम पीडीएफ सबको मिल चुका है, वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना। मैंने क्या बोला शुरू की क्लास में कि कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ऐसे होंगे जो ना नोट्स में होगा ना ही वीडियो में होगा। इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि सर वीडियो में इस बात की चर्चा क्यों नहीं हुई थी। चर्चा हो रही है, कहाँ? एमसीक्यू में। एमसीक्यू वीडियो में आपको मिल रहा है, वहाँ मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्यों होगा, सारी बातों को। ठीक है, तो 3 चीज़ें आप अपने पास रखिए, मेरा एमसीक्यू, नोट्स, ठीक है, और वीडियो। नोट्स में जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वीडियो में दिख रहा है, नोट्स में लिख डालो। एमसीक्यू में दिख रहा है मगर वीडियो नोट्स दोनों में नहीं है, तो एमसीक्यू में जो है वहाँ से भी लेके लिख डालो। कंफर्ट जोन बच्चों छोड़ो, मैं ऑफलाइन के क्लासेस में बार बार बच्चों से कहता हूँ कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन अगर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर सिलेक्शन जो है ना वो हमसे काफ़ी दूर होता जाएगा, समझ रहे हो? तो अब हम वीडियो देखें, लिखें, एमसीक्यू में सर ने दिया है वहाँ लिखें, लिखोगे याद होगा और चीज़ों को पढ़ोगे तैयार होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, और वीडियो देखना, कहीं कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बच्चों पूछना। ठीक है, चलो।